अस्सलाम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम स्मार्ट क्लासेस फेरा के ऊपर। देखें, फेरा एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लेंदी टॉपिक है। सही है, इसके अंदर सिनेरियोज बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि स्मार्ट क्लासेस में आपको कुछ अच्छी टेक्निक बता दूंगा, कुछ ऐसे मेथड से इन सारी चीज़ों को समराइज़ कर दूंगा, कुछ अच्छे फ्यूचर्स वगैरह आपके साथ साथ बना लूँगा मैं, ताकि आपको पता हो। देखें, एक चीज़ फेरा के अंदर दो चीज़ों का ख्याल रखेगा। फेरा के अंदर सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना, वो ये है कि आपने सिनेरियो पिक करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सिनेरियो पिक कर लिया और आपको ये समझ आ गया कि जी चैप्टर 19 से आया है कि चैप्टर 20 से आया है, और अगर चैप्टर 19 से आया है तो कौन से स्पेसिफिक सिनेरियो से आया है। दूसरा जो मरहला है वो कंप्लाइंस मैटर है। सही है, इसमें सारी की सारी कंप्लाइंस मैटर है कि कौन एलिजिबल बोरोवर है, कौन एलिजिबल लेंडर है, कितना बोरिंग रेट होगा, क्या सीलिंग वगैरह होगी, रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो फिर सेकंड कंप्लाइंस मैटर है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जो हमारे पास चैप्टर 19 है उसके इंडिविजुअल पार्ट्स, फिर उसके बाद चैप्टर 20 जो है वो, और फिर उसके बाद एक ऐसी टेक्निक से मज़ीद टेक्निक से इंशाल्लाह उसको और समराइज़ करेंगे। सबसे पहले देख लें हम, अगर तो हमारे पास चैप्टर 19 में पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है और पार्ट ई है, और फिर पार्ट एफ है हमारे पास, और पार्ट जी है। सही है। अगर हम इसको देखें पार्ट ए को, तो हमेशा हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो फेरा की रिक्वायरमेंट है उसमें जो पार्ट ए हमारे पास है, पार्ट ए प्राइमरीली जो डील करता है आपसे, वो इस चीज़ के ऊपर डील करता है कि क्या आउटसाइडर का मतलब वो शख्स जो कि नॉन रेजिडेंट हो। सही है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो। सही, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो, जो कि जिसको फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में नहीं रहता हो, पाकिस्तान से बाहर रहता हो, या 183 डेज से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहता हो और अभी कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान आया हुआ है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, या कोई फॉरेन नेशनल। सही, कोई चाइनीज़ वगैरह आपके पास यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं, क्या वो लोकल करेंसी में मेरे बच्चों पीकेआर में बोरोइंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पीकेआर में ये वाला जो पार्ट ए है ये फॉरेन करेंसी से डील नहीं करता। इसका एक सिनेरियो जो कि फॉरेन करेंसी डील रखता है, जो कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है। अदरवाइज जो पार्ट ए आपका है वो प्राइमरीली डील करता है कि वो शख्स, आप उसको यूँ समझे कि इसका सिंपल सा रूल है, आउटसाइडर। सही है, अगर कोई शख्स आउटसाइडर है, पाकिस्तान से बाहर है, आउटसाइडर है मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, या फॉरेन नेशनल है, या फॉरेन कंट्रोल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल जो कि पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, ठीक है, या अगर वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, तो क्या वो शख्स पाकिस्तान के बैंक से पीकेआर में बोरोइंग्स कर सकता है कि नहीं कर सकता? पार्ट ए आपका इस चीज से डील करता है। इसको यूं समझें, कैन ऑथराइज डीलर, पार्ट ए जो डील करता है, कैन ऑथराइज डीलर ग्रांट लोन टू आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर की जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो उसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, फॉरेन कंट्रोल कंपनीज भी आ जाती हैं, और फॉरेन नेशनल्स भी आ जाते हैं। सही है, ये हमारा पार्ट ए का जो आपका होना, ये सबसे पहली मेन हेडिंग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब डिफरेंट पार्ट्स हैं और जब पेपर में सवाल आएगा तो कौन सा पार्ट पिक करना है, कौन सा पार्ट पिक नहीं करना, ये मेरी एक टेक्निक समझ लेंगे। पार्ट ए फॉरेन करेंसी से डील नहीं करता, पार्ट ए फॉरेन लोगों से डील करता है कि क्या उन लोगों को पाकिस्तान में आप पैसे दे सकते हो कि नहीं दे सकते, ये उस चीज़ पर डील करता है। अच्छा, ये क्यों रखी हुई रिक्वायरमेंट? ये इसलिए रखी हुई रिक्वायरमेंट कि जी पाकिस्तान का तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है ना कि जी बाहर से पैसा हमारे मुल्क में है ना, तभी तो हमारा डेफिसिट कम होगा। अगर बाहर वाले यहाँ पे आएंगे और वो पीकेआर में बोरिंग करेंगे और उनको पीकेआर में हम बोरिंग वगैरह देंगे, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? सही, तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को देखें, फॉरेन करेंसी जब होती है ना, दो चीज़ होती है, एक इन्वर्ट आपने लेके आनी है और दूसरा आउटपुट को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। सही है, पार्ट ए जो है वो इस चीज़ से डील करता है। तो पहला सिनेरियो हमारे पास है, जो पहला सिनेरियो है हमारे पास पार्ट ए में, वो है बोरोइंग इन पीकेआर बाय अ फॉरेन कंट्रोल कंपनीज। बड़ा स्पेसिफिक सिनेरियो है फॉरेन कंट्रोल कंपनी। सही है, अगर कोई ऐसी कंपनी है पाकिस्तान में जो कि जिसको फॉरेन शेयर होल्डर्स कंट्रोल करते हैं, या कोई फॉरेन कंपनीज कंट्रोल कर रही होती हैं आपको, क्या वो पीकेआर में बोरो कर सकते हैं? आप सोचो कितनी पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज है जो कि फॉरेन कंट्रोल कंपनीज है। सही है, पीएनजी है, यूएस में उसकी होल्डिंग है, पाकिस्तान में इतनी होल्डिंग नहीं है। जिलेट है, ज़्यादातर मेजोरिटी होल्डिंग यूएसए के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है, बहुत कम शेयर्स पाकिस्तान में लिस्टेड है। तो क्या ऐसी कंपनी पाकिस्तान में बोरिंग कर सकते हो? आपने जब इन कंपनीज को ऑडिट किया होगा तो आपने देखा होगा हाँ यार ये कंपनीज तो बोरो कर रही होती, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यस, ये कंपनी जो है हमारे पास बिल्कुल कर सकती हैं फॉरेन कंट्रोल कंपनी। क्या, अगेन सवाल क्या है, कैन ऑथराइज डीलर ग्रांट लोन टू आउटसाइडर। और आउटसाइडर में पहला सिनेरियो कौन सा है? फॉरेन कंट्रोल कंपनी का। क्या फॉरेन कंट्रोल कंपनी बोरोइंग कर सकती है पाकिस्तान के बैंक से, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से लोन ऑब्टेन कर सकती है पीकेआर में? द आंसर इज यस। एक ही एक्सेप्शन है कि ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरेन कंट्रोल कंपनी, फॉर एग्जांपल पीएनजी, यहाँ पे पीएनजी जो है वो यूएसए की कंपनी है, उसने एक सब्सिडी यहाँ पे खोली पाकिस्तान में, और उसको जो कंट्रोल करती है वो यूएसए की कंपनी उसको कंट्रोल कर रही होती है। क्या पीएनजी कोई बोरिंग्स वगैरह कर सकती है? पीकेआर में बिल्कुल बोरिंग कर सकती है, लेकिन क्या पीएनजी पाकिस्तान जो है वो बोरो करे किस पर्पस के लिए? कि वो दूसरी कंपनीज के शेयर्स एक्वायर करे। सही है, वो किसी और कंपनी को एक्वायर कर ले या फिर कोई मर्जर कर ले। क्या ये अलाव है?
यहाँ पे आपको फ़ायदा कहता है नहीं यार ये अलाउ नहीं है, वही वाला रूल आता है कि फॉरेन एक्सचेंज में दो चीज़ें होती हैं, इनवर्ट और आउटवर्ट। सही है, आप जो फॉरेन कंट्रोल कंपनीज हो, जब आपके पास बाहर का पैसा है तो आप वो पैसा यहाँ पे लेकर आओ, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से पैसा लेके पाकिस्तान की कंपनी को एक्वायर कर रहे हो और फिर कल को उन कंपनीज के थ्रू डिविडेंड बाहर जा रहा होगा तो यहाँ पे वो इस चीज़ को रोक देता है। सही है, तो सिंपल से रूल, क्या फॉरेन कंट्रोल कंपनी पाकिस्तान में बोरिंग कर सकती है? द आंसर इज यस। एक्सेप्शन शेयर्स के लिए चाहिए, द आंसर इज नो। अब आप पीकेआर में भी बोरोइंग नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझे, हमने जो पहला सिनेरियो पढ़ा अप्लाई होता है फॉरेन कंट्रोल कंपनी को, क्या वो पीकेआर में बोरोइंग कर सकती हैं? डिपेंड करता है कि उसको लोन किस लिए चाहिए। अगर उसको लोन शेयर्स वगैरह या एक्विजिशन के लिए चाहिए या मर्जर के लिए चाहिए, क्या इन चीज़ों के लिए चाहिए? इफ़ द आंसर इज़ यस, हाँ भाई इन चीज़ों के लिए चाहिए, तो लोन ऑब्टेन नहीं कर सकते। इफ़ द आंसर इज़ नो, तो इसका मतलब है कि आप लोन ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपल से इसका फ्लो चार्ट समझ लें। यहाँ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फेरा निकाला ना, एक्ट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे किससे मुखातिब होता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे मुखातिब हो रहा होता है ऑथराइज डीलर से। और ऑथराइज डीलर्स हमारे पास कौन है? नॉर्मली हमारे पास बैंक्स हैं जो कि फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं। वो जो बैंक्स हैं हमारे पास, देखिए पैसा बाहर से जब भी आएगा ना, वो आपके पास बैंक से आ रहा होगा। सही है, या बाहर आपने पैसा भेजना होगा तो आपने बैंक के थ्रू भेजना होगा, हवाला हुंडी के थ्रू तो भेज नहीं सकते। तो यहाँ जो बैंक्स हैं, स्पेसिफिक बैंक्स हैं, वो उसको कहता है ऑथराइज डीलर। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो मुखातिब हो रहा है ना, वो ऑथराइज डीलर से मुखातिब हो रहा है। उसको लॉ को थोड़ा सा आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि लोन्स चैप्टर 19 को अगर देखें, फॉरेन कंट्रोल कंपनीज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान अंडर कंपनीज एक्ट 2017 आर एंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम लोकल सोर्सेज इन पीकेआर फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स। और फिर उसके बाद आपने कंप्लाइंस की भी रिक्वायरमेंट करनी होगी, KYC ML। हाउएवर पर्पस ऑफ बोरोइंग इन सच केस मस्ट बी क्लियर एंड डॉक्यूमेंटेड इन ऑथराइज्ड डीलर्स एंड बोरोइंग्स कंपनीज रिकॉर्ड। सही है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो है बोरोइंग बाय इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी एंड और रेजिडेंट फॉरेन नेशनल। और अगेन देखें लॉ स्टार्ट कैसे होता है, तो ऑथराइज डीलर्स हैव जनरल परमिशन। मतलब ये जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस मुखातिब हो रहा है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, जो ऑर्डिनेंस है वो मुखातिब हो रहा है स्टेट ऑथराइज डीलर्स से। सही है, जो कि नॉर्मली बैंक से और बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस के थ्रू आते हैं। तो यहाँ पे वो मुखातिब हो रहा है दो चीज़ों से, बोरोइंग बाय इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज एंड रेजिडेंट फॉरेन नेशनल। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में NIC बनाया, पाकिस्तान में तालीम हासिल करी है, सब कुछ करा हुआ है, लेकिन अब 180 दिन 183 दिन या 190 दिन से ज़्यादा से पाकिस्तान से बाहर होता हूँ और कभी कभी छुट्टियाँ मनाने के लिए पाकिस्तान आ जाता हूँ। अगर ऐसा कोई शख्स है, वो आपका नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, या फॉर एग्जांपल एक ऐसा फॉरेन नेशनल जो कि US पासपोर्ट होल्डर है, चाइनीज़ पासपोर्ट होल्डर है, और वो पाकिस्तान में यहाँ पे फॉर एग्जांपल आया हुआ और पाकिस्तान में मुकीम है, पाकिस्तान में रह रहा है। सही है, तो वो आपके पास कहलाएगा रेजिडेंट फॉरेन नेशनल। इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा लॉ है। अगेन सवाल क्या है, क्या ऑथराइज डॉलर, क्या ऑथराइज डीलर, इन लोगों को, किन लोगों को, मैंने 2 को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, पार्ट A में और पार्ट B में। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, सही है, क्या उनको, सवाल क्या है, क्या ऑथराइज डीलर उनको PKR में लोन दे सकता है? द आंसर इज यस। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेकंड वाले केस में NRP की बात हो रही है। हाँ दे सकता है, लेकिन अगर उसको लोन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, अगर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, पाकिस्तान से बाहर रहता है, और अगर उसको पाकिस्तान में बोरिंग करनी है, बिल्कुल कर सकता है। सही है। अगर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए, कोई लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह परचेज करनी है, तो उन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के ऊपर ये कंडीशन इंपोज कर दी है कि जी आप जो है पैसा जो आप लोन ले रहे हैं, आप बिल्कुल ले लें, आप 5 करोड़ रुपए ले लें बैंक से और जाके डिफेंस में आप घर खरीद लें, लेकिन जब रीपेमेंट की बारी आएगी और आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, आप तो बाहर रहते हैं, आप बाहर कमाते हैं, तो जब रीपेमेंट करनी होगी आपको, तो वो रीपेमेंट आपने फॉरेन रेमिटेंस से करनी होगी। सही है, फॉरेन रेमिटेंस से आपने इसको करनी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, तो मैं 5 करोड़ का लोन PKR में कर सकता हूँ, लेकिन जब रीपेमेंट आएगी तो मैं उसको PKR में नहीं दूंगा, मैं अपने बाहर वाले अकाउंट से, चूंकि मैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान तो रहता नहीं हूँ, कहीं और रहता हूँ, तो मुझे वहाँ से उसको अकाउंट में पैसे भेजने पड़ेंगे। सेकंड चीज़, कल को वो प्रॉपर्टी अगर मैं सेल कर दूँ, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपये सेल कर दूँ, तो वो जो पैसा मेरे पास होगा वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या करा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा चूँकि आप पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी है, तो आपका राइट है, आप यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, और
सेकंड चीज़, जब आप घर बेचेंगे तो ये पैसा जो है आप पाकिस्तान से बाहर लेके नहीं जाएंगे। इस चीज़ पे आपके पास वही आपकी रिस्ट्रिक्शन है जो कि नॉर्मल पाकिस्तानी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है और कराची से कभी बाहर नहीं गया लट से, और उसके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि जी अगर आप कोई ज़मीन ख़रीदते हैं या फिर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके पैसे जो आप बेचते हैं ज़मीन को कल को, तो वो डॉलर में कन्वर्ट करके आप बाहर उसको डॉलर को बाहर मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और फिर वो कहता है रेजिडेंट फॉरेन नेशनल, क्या वो एक रेजिडेंट फॉरेन नेशनल क्या पाकिस्तान में पीकेआर में बोरिंग कर सकता है? द आंसर इज यस। और फिर अगला सवाल, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए परचेज कर सकता है? द आंसर इज स्ट्रेट नो। फॉरेन रेजिडेंट नेशनल भले ही पाकिस्तान में रह रहा हो, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हो, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के लिए बोरो नहीं कर सकता। उसने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बाहर से पैसा मंगवाए खरीदे, सही है, लेकिन वो यहाँ का पैसा बोरो करके यहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकता। ज़मीन खरीदनी है, बाहर से पैसा लेकर आओ यहाँ पे इसमें। तो इसका भी अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं अगर अगला सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूँ तो अगले सिनेरियो में सिर्फ इतना है कि जब हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोन दे किसको रहे हैं? नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को दे रहे हैं या फिर फॉरेन नेशनल को जो कि पाकिस्तान में रह रहा है, फॉरेन नेशनल रेजिडेंट, सही है, रेजिडेंट फॉरेन नेशनल, सही है। अगर एनआरपी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को अगर आप लोन दे रहे हैं तो इस केस में आपने ये देखना है कि क्या मैं लोन दे सकता हूँ, डिपेंड करता है क्या वो लोन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए। हाँ जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए। नहीं जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं चाहिए बल्कि अदर रीज़न के लिए चाहिए, सही है। लेट से कोई चीज़ वगैरह ख़रीदनी है, वैसे ही पैसों की ज़रूरत है, कोई इस तरीके से लोन चाहिए मुझे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए तो यस आप लोन ऑब्टेन कर सकते हैं, आप लोन ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर कंडीशन ये है कि जो रीपेमेंट होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी, क्योंकि आप तो बाहर रहते हैं, पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन ये होगी कि कल को अगर आप ये पैसे बेच देंगे तो आप ये नहीं कह सकते मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ तो ये पैसा मैं पाकिस्तान से बाहर भेजाऊँगा। रीपेट्रिएशन यहाँ पे अलाउ नहीं है आपके लिए, सही है। और अगर इमोल प्रॉपर्टीज़ के अलावा है, नो है, कोई कंडीशन नहीं है, आप बिल्कुल लोन ऑब्टेन कर सकते हैं। आप जाने ऑथराइज डीलर जाने, बैंक जाने। अच्छा, अगर आप रेजिडेंट फॉरेन नेशनल है तो क्या आप लोन ऑब्टेन कर सकते हैं? अगेन डिपेंड करता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए? हाँ जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए। द आंसर इज यस, आप लोन ऑब्टेन नहीं कर सकते। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं चाहिए, यस यू कैन ऑब्टेन दी लोन। मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तीसरा सिनेरियो फिर हमारे पास आता है लैंडिंग बोरोइंग्स बाय नॉन रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान। अच्छा, except for the above mentioned para 3, non-residents are not allowed to borrow or lend in local currency without the special permission of the state bank। उसने कहा कि जी यहाँ पे जो मैंने सिनेरियो कवर कर दिए, यहाँ पे जनरल परमिशन दे दी गई है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई सिनेरियो होता है, और यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो नॉन रेजिडेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है, सही है। यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है बड़ा ही जेनेरिक वर्ड यूज़ हो रहा है नॉन रेजिडेंट का, सही है। उसके ऊपर नॉन रेजिडेंट के ऊपर कहता है कि इसके अलावा जो शख्स होंगे और वो यहाँ पे बोरो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे उसने फेरा ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फेरा के थ्रू ऑथराइज डीलर को ऑलरेडी परमिशन ग्रांट कर दी है। इसके अलावा कोई केस होगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी, सही है। अगला सिनेरियो हमारे पास है लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट गारंटी ऑफ नॉन रेजिडेंट्स और अगेंस्ट द कोलैटरल हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान। पांचवा जो हमारे पास सिनेरियो है बच्चों, बड़ा आसान सिनेरियो है। और पांचवा सिनेरियो जो हमारे पास है वो ये है कि क्या नॉन रेजिडेंट के बेसिस पे, क्या नॉन रेजिडेंट आपको गारंटी दे सकता है? क्या नॉन रेजिडेंट की गारंटी पे या कोलैटरल पे एक ऐसा एसेट जो कि आउटसाइड पाकिस्तान, देखें जब भी आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वो कहेगा यार या तो गारंटी दो या कोई सिक्योरिटी दो, सही है। सिक्योरिटी पाकिस्तान से बाहर है, कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर है, या जो गारंटी दे रहा है वो एक ऐसा शख्स है जो कि नॉन रेजिडेंट है जो पाकिस्तान से बाहर है। क्या उसके उन गारंटीज़ के बेसिस पे और उन एसेट्स के बेसिस पे क्या यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे जो ऑथराइज्ड डीलर है, बैंक्स वगैरह हैं, क्या वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट चूंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो गारंटी ली है, सही है, फॉर एग्जांपल बाहर वाले से गारंटी ली है, बाहर के किसी बैंक से गारंटी ली है, बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से गारंटी ली है, उसको जो पेमेंट जाएगी वो फॉरेन करेंसी में जाएगी, उसको जो पेमेंट जाएगी वो फॉरेन करेंसी में जाएगी। जो उसको पेमेंट फॉरेन करेंसी में जाएगी उसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जी आपने कहा कि गारंटी के बदले में आपने $1 लाख $2 लाख पाकिस्तान से बाहर भिजवा दी गारंटी के तौर पे, फीस के तौर पे। ये देखिए गारंटी की फीस होती है ना, एक शख्स आपको अगर गारंटी दे रहा है वो कह रहा है जी अगर ये डिफॉल्ट करेगा मैं पैसे दूंगा, सही है। अब उस बंदे को अगर आपने पेमेंट करनी है, गारंटी फीस पे करनी है या फिर उसके पूरी इस चीज़ के ऊपर फीस पे करनी है, वो जो फीस
फॉरेन करेंसी को, बंदा बाहर का है तो जाहिर सी बात है पीकेआर में तो नहीं जाएगी, फॉरेन करेंसी में जाएगी। जब वो फॉरेन करेंसी में जा रही होगी तो इस चीज़ को ऊपर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जी आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल लेनी होगी। तो जो शख्स है ऑथराइज डीलर में एक्सटेंड पीकेआर लोन टू दियर रेजिडेंट क्लाइंट्स अगेंस्ट, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टू दियर रेजिडेंट क्लाइंट्स, मतलब जो भी क्लाइंट होगा उसका पाकिस्तान में होना जरूरी है, सही है, अगेंस्ट द गारंटी ऑफ नॉन रेजिडेंट गारंटी रिसीव फ्रॉम द बैंक्स ऑपरेटिंग अब्रॉड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द प्रोटेक्शन रेगुलेशन, हाउएवर गारंटी इन्वॉल्विंग एफसीवाई आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस फीस, अपफ्रंट फी, कमीशन फी, गारंटी प्रीमियम फी शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें बच्चों। मिस्टर ए है, रेजिडेंट क्लाइंट है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है जो कि ऑथराइज डीलर है और उसको कहता है कि मुझे पीकेआर में लोन चाहिए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी मुझे गारंटी चाहिए, सही है। मिस्टर ए कहता है कि मेरे जो गारंटी प्रोवाइड करेगा लेट से वो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बैंक जो है वो गारंटी प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल बैंक जो है वो गारंटी प्रोवाइड करेगा किसको, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। क्या सवाल ये है कि क्या नेशनल, वही पहला सवाल देखिएगा जो हमने हमेशा पढ़ा, क्या सवाल पढ़ा कि पार्टी किससे डील करता है, कैन ऑथराइज्ड डीलर ग्रांट लोन इन पीकेआर टू आउटसाइडर्स, सही है, इंटरनेशनल बैंक। तो उसने कहा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है यस आप इसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, अब मिस्टर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास गया, उसको बोला कि भाई ये जो इंटरनेशनल बैंक है इसने मुझे गारंटी प्रोवाइड करी है, तो मुझे जो लोन की अमाउंट का 1% है ना वो मुझे उसको गारंटी फीस पे करनी है, तो क्या तुम इसको गारंटी फीस पे कर देते हो। इस चीज़ के ऊपर वो कहता है कि जी जो 1% गारंटी फीस आउटफ्लो हो रही है पाकिस्तान से बाहर एक अमाउंट जा रहा है, इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल लेनी होगी। डन हो गया भाई। फिर उसके बाद अगला सिनेरियो, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन करेंसी। अब तक जितने सिनेरियो पढ़े क्या सवाल थे, 1 से लेके 5 तक एक ही सवाल था, क्या ऑथराइज्ड डीलर पाकिस्तान में आउटसाइडर्स को, जिसको मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि एनआरपी हो सकता है, जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हो सकता है, वो फॉरेन नेशनल हो सकता है जो कि पाकिस्तान में रिजाइड कर रहा है, या फिर फॉरेन कंट्रोल कंपनी हो सकती है, क्या उनको पीकेआर में लोन दिया जा सकता है। अब तक हमारे सारे सिनेरियोस को डिस्कस कर रहे थे। फिर आखिरी चीज़ होती है कि ऑथराइज्ड डीलर पीकेआर लोन टू दिया, क्या लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय ऑथराइज्ड इन फॉरेन करेंसी, क्या फॉरेन करेंसी में आप लोन दे सकते हो। ऑथराइज्ड डीलर विल नॉट ग्रांट एनी लोन और प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन फॉरेन करेंसीज इन और आउटसाइड पाकिस्तान whether secured or unsecured except FE25 loans without prior approval of the state bank, सही है। तो क्या ऑथराइज्ड डीलर जो है वो फॉरेन करेंसी में लोन आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए उसने कहा कि जी आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी, सही है। यहाँ पे आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि मुझे $1 लाख $1 लाख का लोन दे दो। क्या ऑथराइज्ड डीलर जो है या बैंक जो है वो आपको $1 लाख का लोन दे सकता है? वो आपको कभी भी $1 लाख का लोन नहीं देगा अनलेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उसको अप्रूवल ना मिल जाए। FE25 लोन हमने क्लास में पढ़ा हुआ कि जी एक FE25 जो है ये सर्कुलर कहलाता है 1998 का, जिसके अंदर जो हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसीड से रिलेटेड थी, क्योंकि चूंकि पैसा आ रहा है, आपका एक्सपोर्ट का पैसा आ रहा है, तो इसके बाद में अगर आपको कोई लोन वगैरह चाहिए वो बिल्कुल मिल सकता है। तो FE25 लोन एक ऐसी कंपनी टेक्सटाइल वगैरह हो गई जो कि लोन जो कि एक्सपोर्ट करती हैं और पाकिस्तान में उनकी फॉरेन करेंसीज वगैरह पड़ी हुई होती हैं, तो उस जो कि उसके फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में वो लेकर आए कि उस मत के अगेंस्ट वो कोई कंपनी से ऑथराइज्ड डीलर से लोन ले सकता है। यस, बिल्कुल लोन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों एक चीज, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो ऑथराइज्ड डीलर है क्या वो लैंडिंग, अच्छा ऊपर वर्ड बोरिंग हो रहा है क्योंकि बोरिंग का वर्ड पर्सन के केस में हो रहा है, तो क्या वो पैसा लैंड कर सकता है, किसको लैंड कर सकता है, आउटसाइडर्स को। लोकल्स को लैंड करना है तो आप देख ले, मसला ही नहीं ना, मैं और आप अगर लोकल अगर हम जा रहे हैं तो उसकी बात नहीं कर रहा, आउटसाइडर्स की बात कर रहा है वो। अगर आउटसाइडर्स को पैसा लैंड करना है तो क्या पैसा लैंड कर सकता है, किस में, आउटसाइडर को किस में लैंड करना है, पीकेआर में लैंड करना है, सही है। ये हमारे पास एक सिनेरियो। फिर वो कह रहा है कि अच्छा क्या इन लोगों को या नॉर्मली क्या आप फॉरेन करेंसी में लैंड कर सकते हो। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, अगर FE25 लोन है, तो कर सकते हो, उसके अलावा कोई चीज़ है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल चाहिए होगी, सही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल चाहिए होगी, आप फॉरेन करेंसी में लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप एज ऑथराइज्ड डीलर फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ तक लो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है, अगर एक कंपनी PNG, सही, अगर एक कंपनी PNG उसको अगर फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो फॉरेन करेंसी क्या लेगा, फॉरेन करेंसी कहाँ से लेगा, कैसे लेगा, इस चीज़ के ऊपर हमारे पास आया है पार्ट बी।
इस चीज़ के ऊपर प्यारे बच्चों हमारे पास आया है पार्ट बी, और पार्ट बी जो है वो कहता है प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। इसके ऊपर हमारे पास आया है प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो एग्जांपल आपके समझ में आ गई, आपको पार्ट बी भी समझ आ जाएगा, पार्ट सी भी समझ आ जाएगा। आप मेरे साथ सिर्फ यहाँ तक रहें कि पीएनजी एक है, सही है, और आप उसको पीएनजी भी समझ सकते हैं, आप उसको टेक्सटाइल कंपनी भी समझ सकते हैं, आप जो साइज समझ सकते हैं, सही है। पीएनजी जो है, अब सवाल ये है कि भाई ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तुमसे तो फॉरेन करेंसी लेना बड़ा मुश्किल हो, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो ठीक है यार, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, सुनिएगा मेरी बात को, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या पीएनजी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड लैंड से, जो कि बाहर का बैंक है, क्या पीएनजी उसके साथ डील करके लोन ऑब्टेन कर सकता है? मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। पार्ट ए में ऑथराइज डीलर से कहा जा रहा था कि क्या तुम पीकेआर में लोन दे सकते हो, क्या तुम पीकेआर में लोन दे सकते हो, क्या तुम पीकेआर में लोन दे सकते हो, सही है। पार्ट बी में जो है वो बात करता है, वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, वो कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, वो कंपनीज के ऊपर, किन कंपनीज के ऊपर, जो कि कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है। और पार्ट बी आपसे ये कह रहा होता है कि जी जो कंपनी है, क्या वो खुद से बाहर वाले बैंक से बात करके, इंस्टीट्यूशन से बात करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करके, क्या फॉरेन करेंसी में लोन ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या फॉरेन करेंसी में लोन ऑब्टेन कर सकते हैं? यहाँ पे आके फिर फेरा का पार्ट बी आया, और पार्ट बी को आपने ऐसे समझना है बच्चों, ऐसे समझना है। पार्ट बी इज प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब है बाहर के बैंक से, बाहर के इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड बाय द एलिजिबल बोरोवर फ्रॉम दी फॉरेन लैंडर्स। पार्ट बी कब अप्लाई होगा कि जब एक आप पीकेआर में लोन ले लें। पार्ट ए कब अप्लाई हो रहा था, जब पीकेआर में था। पार्ट बी कब अप्लाई हो रहा है कि बाहर वालों से फॉरेन करेंसी में लोन आप ले रहे हैं। कौन ले रहा है? पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है एज पर कंपनीज एक्ट 2017, वो लोन ले रही है। तो अगर वो भी लोन ले रही है तो भाई फेरा, अब तुमने बीच में आने की क्यों जरूरत है? फेरा कहता है मुझे बीच में आने की इसलिए जरूरत है बिकॉज जब तुम लोन ऑब्टेन करोगे तो कल को लोन रीपे भी करोगे, सही है। और रीपे करते हुए तुम शरारत कर सकते हो, सही है। तुमने पाकिस्तान से पैसा बाहर भिजवाना है, तुमने $1 लाख मंगवा लिया यहाँ पे लोन की सूरत में, और तुमने कहा इंटरेस्ट रेट 20%, और तुम $1,20,000 लेके पाकिस्तान से बाहर चले गए, सही है। तो इसलिए फेरा यहाँ पे आया। और दूसरा रीजन जो फेरा यहाँ पे आया वो इसलिए आया, आप समझने की कोशिश करिएगा। एक कंपनी, एक इंडिपेंडेंट कंपनी जो कि कंपनी एक्ट के हिसाब से बनी है, एक बाहर के बैंक जो कि इस कंपनी को लोन प्रोवाइड करने जा रहा है, उस पर भी फेरा की रेगुलेशन अप्लाई हो रही है, उस पर भी वो बीच में आके कूद रहा है और वो आपसे कह रहा है कि नहीं जी, आपने इन सारी कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा आप एलिजिबल बोरोवर है, आप लोन जिससे ऑब्टेन कर रहे हैं आपने देखना होगा आप एलिजिबल लेंडर है, आप बोरिंग कॉस्ट क्या है आपको ये भी देखना पड़ेगा, इक्विटी में ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता, इस सारी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी पैसा आएगा जाएगा तो हवाला हुंडी तो नहीं होगा ना भाई, कैसे आएगा पैसा आना जाना? तो जो पैसा आएगा पैसा जाएगा तो किसी ना किसी बैंक में आएगा ना। तो जब बैंक के पास आ रहा होगा तो वो बैंक इज दी ऑथराइज्ड डीलर। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जी वो जो लोन आप ले रहे हैं बाहर वालों से, जो पैसा आप बाहर वालों से ले रहे हैं, वो लोन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जी इसहाक डार की रिपोर्ट आ रही होती है और हमारे वो फाइनेंस मिनिस्टर की जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर है, अक्सर उसकी रिपोर्ट आ रही होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट आ रही होती है कि पाकिस्तान के पास इतना सरप्लस पड़ा हुआ है, सही है, पाकिस्तान के पास इतना डेफिसिट पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पास डॉलर के इतने सरप्लस है, पाकिस्तान के डॉलर जो है वो अगले 1 महीने में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँच जाएंगे? बिकॉज ऑथराइज डीलर के पास लिखा हुआ होता है कि भाई इतना पैसा आ गया, अगले 1 महीने में इतनी रीपेमेंट्स होनी है हमारे पास, सही है। तो ऑथराइज डीलर के पास वो लोन जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो पार्ट बी क्या है मेरे बच्चों? प्राइवेट सेक्टर बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, सही है। ये फॉरेन करेंसी की बात कर रहा है। पाकिस्तान में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो लोन मंगवाना चाह रही है, सही है। कहां से मंगवाना चाह रही है? बाहर वाले बैंकों से मंगवाना चाह रही है। इस केस में क्या करेंगे? सिंपल सी मेरी एक एग्जांपल याद रखना, सिंपल सी मेरी एग्जांपल याद रखना। लोन जो होगा वो 3 सूरतों में हो सकता है, या तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, सही है। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन चाहिए, सही है। पीएनजी जब पाकिस्तान में आई थी तो सिर्फ अपना नाम तो लेके नहीं आई थी ना भाई, प्लांट भी तो चाहिए होगा ना प्रोडक्शन के लिए। तो प्लांट कहाँ से आया था भाई? प्लांट जो आया था वो प्लांट आया था यूएसए से, सही है। तो प्लांट जब आ रहा है यूएसए, तो भाई जब प्लांट मेरे पास आ रहा होगा तो वो इंपोर्ट हो रहा होगा। जब इंपोर्ट हो रहा होगा प्लांट तो मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ? पैसे कहाँ से लाऊँ? तो मैं क्या बाहर के बैंक से लोन ऑब्टेन कर सकता हूँ? बाहर वाला सप्लायर कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ लोकल बैंक से, तुम मुझे क्या कहते हैं, लोकल जो बैंक है यहाँ से मुझे तुम लोन अरेंज करके दो, सही है। तो वहाँ से मैंने लोन ऑब्टेन करा बाहर वाले बैंक से, उसने उस सप्लायर को पेमेंट कर दी, मेरे पास मशीनरी आ गई, और वो जो मशीनरी आ गई उससे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और माल बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, पीकेआर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेल्स आ रही है, कल को वो यूएसडी में कन्वर्ट हो रही है और उसकी रीपेमेंट जो है वो फॉरेन बैंक्स को हो रही है। तो क्या पीएनजी, किसी भी एक एग्जांपल आप अपने सामने रखें पीएनजी की, क्या पीएनजी को अगर प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना है, सही, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, क्या वो फॉरेन करेंसी में बाहर के बैंक से लोन ऑब्टेन कर सकती है? द आंसर इज यस। ठीक है, अच्छा, लोन ऑब्टेन हो गया, प्लांट आ गया, प्रोडक्शन चल रही है।
जब लोन भी ऑब्टेन हो गया और प्लांट आ गया, तो मैंने कहा यार ये प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए और इसकी पूरी चीज़ों के लिए तो मुझे तो बाहर से इंजीनियर्स बुलाने पड़े थे, सही है, मुझे बाहर से टेक्नीशियन बुलाने पड़े थे, और मुझे इस प्लांट को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह ख़रीदने पड़े थे, और मुझे कुछ अच्छे आईटी सिस्टम वगैरह डिप्लॉय करने पड़े थे। अब ये जो सारी पेमेंट्स है ये तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स है। अब ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए सिर्फ नहीं, प्लांट एंड मशीनरी तो आ चुका, इसके बाद के मरहले की बात है। अब मैं कहता हूँ यार इस चीज़ के लिए तो क्या मैं वर्किंग कैपिटल ऑफ फॉरेन करेंसी कॉम्पोनेंट, कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 1 करोड़ हो सकती है, लेकिन 1 करोड़ में से अगर 20 लाख फॉरेन करेंसी से परटेन करता है, सही है, क्या उसके लिए भी मैं बाहर से लोन ऑब्टेन कर सकता हूं? यस, उसके लिए भी मैं बाहर से लोन ऑब्टेन कर सकता हूं। यहां पे आपको फेरा जो है वो अलाउ करता है, उसने कंडीशन आपको इंप्लोज करी हुई है, लेकिन पार्ट भी कब अप्लाई होगा? पहला सिनेरियो प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा सिनेरियो वर्किंग कैपिटल ऑफ द फॉरेन करेंसी कंपोनेंट्स है। ये कंपनी का टोटल वर्किंग कैपिटल नहीं, जो फॉरेन करेंसी है, मतलब वो आपका कैपिटल, वो आपकी पेमेंट्स या वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो कि फॉरेन करेंसी से डील करती है, इसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में होनी है, क्या उसने उस मद तक मैं लोन ऑब्टेन कर सकता हूँ? यस। तीसरी चीज़ ब्रिज फाइनेंसिंग, पीएनजी के ऊपर, पीएनजी के सारे ऑपरेशंस जो है ना वो जो थे हमारे पास, जो पीएनजी जिस ज़माने में मैंने ऑडिट करा था, तो पीएनजी 100% पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही होती थी। पीएनजी जो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती थी, तो वो कुछ उनके सेगमेंट्स थे, कुछ उनके प्रोडक्ट्स थे जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे थे, और कुछ प्रोडक्ट्स होते थे वो इंपोर्ट हो रहे होते थे, सही है। अब मसला ये कि अब फिर पीएनजी ने कहा कि यार इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन करेंसी का मसला है, महंगा पड़ रहा होता है, एक काम करते हैं यार, जो सेगमेंट हमारे अभी तक नहीं हुए हुए उसको मज़ीद हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और हम एक काम ये करते हैं कि यार हम प्लांट एंड मशीनरी वगैरह ना मज़ीद इंपोर्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे पूरी फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, पूरी फैक्ट्री बनाते हैं, सही है। अब पूरी फैक्ट्री बनाते सब कुछ करते हैं, लेट से $1 मिलियन का खर्चा है, $1 मिलियन का खर्चा, और मैं कहता हूँ $1 मिलियन में से जो मेरे इन्वेस्टर हैं वो $3 लाख मुझे दे देंगे, सही है। जो शेयर होल्डर है वो मुझे $3 लाख या $4 लाख दे देंगे, या मैं शेयर्स राइट इशू करूँगा तो वहाँ से मुझे $3 लाख, $4 लाख, $5 लाख आ जाएंगे, और या एक मिलियन डॉलर, पूरे के पूरे $1 मिलियन जो है मुझे बाहर से आ जाएंगे। कुछ ऐसा होता है कि राइट शेयर्स इशू नहीं हो पाते, डिले हो जाता है, कोई भी ऐसा रीज़न होता है। अब ये जो फाइनेंसिंग गैप आ गया, एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है आपने, एक पूरे सेगमेंट को फाइनेंस करना है, और उसमें जो गैप आ गया, क्या उससे रिलेटेड आप बोरोइंग कर सकते हो? द आंसर इज यस, आप बिल्कुल बोरोइंग कर सकते हो। कुछ कंडीशंस हैं, उससे आपने कंप्लाई करना होगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है? तो पार्ट भी किस चीज़ से डील करता है? सिर्फ एक सवाल पूछना है अपने आप से, क्या पाकिस्तान में बैठी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के तहत, क्या वो बाहर के बैंक से फॉरेन करेंसी में लोन ऑब्टेन कर सकती है? ये सवाल है। आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकती है। किस चीज़ के लिए कर सकती है? इन 3 चीज़ों के लिए कर सकती है। पहला प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा वर्किंग कैपिटल, तीसरा जो आपके पास होगा वो ब्रिज फाइनेंसिंग होगा। अगर यहाँ तक बात समझ आती है तो बड़ा आसान है, बाकी नीचे वाली चीज़ें हमारे पास कंप्लायंस की है। फिर हमारे पास आता है पार्ट सी, और पार्ट सी आपसे कहता है फॉरेन करेंसी ट्रेड फाइनेंसिंग फ्रॉम अब्रॉड, सही है, FTF, फॉरेन करेंसी ट्रेड फाइनेंसिंग फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन करेंसी क्रेडिट्स रेज्ड बाय द एलिजिबल बोरोवर फ्रॉम फाइनेंसिंग। अगेन वही वाली बात कि क्या यहाँ पे बैठी कंपनी बाहर वाले से लोन ऑब्टेन कर सकती है, बट किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए नहीं, प्लांट एंड मशीनरी के लिए नहीं, किस चीज़ के लिए? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बच्चों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। क्या मतलब इसका? अगर फॉर एग्जाम्पल आप यही पीएनजी को समझे, यही पीएनजी प्लांट तो लगा लिया, लेकिन प्लांट के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। आप सोचो फार्मास्यूटिकल कंपनी को जिन्होंने यहाँ पे प्लांट लगाया हुआ है और मेडिसिन वगैरह यहाँ पे बना रही है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, सही है। कितनी ऐसी टेक्सटाइल की कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में है और वो बाहर से रॉ मटेरियल्स कॉटन वगैरह इंपोर्ट कर रही होती है। तो क्या इस सूरत में मेरे बच्चों, अगर सवाल में ट्रेड फाइनेंसिंग से बात हो रही है, मतलब आपकी ट्रेडिंग है ना, ये तो आपकी ट्रेडिंग है, ये आपकी एक्सपेंशन वगैरह या मॉडर्नाइजेशन वगैरह तो नहीं है, ये तो आपकी ट्रेडिंग है। अगर ट्रेड फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें आपके पास आ रही है कि आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, आप सोचें इम्तियाज़ को, चेस को, जिनके यहाँ वो लगे हुए होते हैं, काउंटर लगे हुए होते हैं और बाकायदा शेल्फ लगा हुआ होता है, इंपोर्टेड मटेरियल लिखा होता है। इंपोर्टेड मटेरियल कहाँ से आया? आपने खुद प्रोड्यूस किया? नहीं, इंपोर्टेड मटेरियल बाहर से आया होगा ना आपके पास। तो अगर ट्रेड फाइनेंसिंग से रिलेटेड आपको बाहर वाले से लोन ऑब्टेन करना है, बाहर के बैंक से लोन ऑब्टेन करना है, क्या आप कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इंपोर्ट का केस बड़ा आसान है कि जी आपने रॉ मटेरियल यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो आप उसके लिए बाहर वाले से लोन ऑब्टेन कर सकते हैं, और लोन ऑब्टेन करके आपने बाहर वाले सप्लायर को पेमेंट कर दी, सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, रॉ मटेरियल आ गया, आपने फिनिश गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, सही है। PKR में आ गई और फिर जाके PKR USD में कन्वर्ट होंगे और सप्लायर को, फॉरेन करेंसी इंस्टीट्यूशन को पेमेंट हो जाएगी। एक्सपोर्ट के केस में वो ये कहता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो
और तुम्हारे पास तो आते ही फॉरेन करेंसी में, लेकिन तुम्हें एक इतनी बड़ी शिपमेंट का ऑर्डर मिला है, समझने की कोशिश करें, आपको इतनी बड़ी शिपमेंट का ऑर्डर मिला हुआ है कि उसको पूरा करने के लिए आपको ठीक ठाक कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी। तो क्या इस केस में मैं बाहर वाले बैंक से लोन ऑब्टेन कर सकता हूँ? इस चैनल आपसे कहता है आप बिल्कुल लोन ऑब्टेन कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट कि जब आपने फॉरेन करेंसी लोन ऑब्टेन करा है इसलिए बिकॉज आपको एक एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो आप वादा करेंगे जब उसकी रीपेमेंट करेंगे ना तो उसी एक्सपोर्ट प्रोसीड से करेंगे, और एक्सपोर्ट प्रोसीड आपकी सफिशिएंट होनी चाहिए। इस पर जो हमारी बेस्ट एग्जांपल है प्यारे बच्चों वो टेक्सटाइल कंपनीज की, सही है। टेक्सटाइल कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं, और जब ऑर्डर मिलते हैं तो आपको पता है ना कॉटन पूरे साल तो नहीं होता, स्पेसिफिक होता, तो ठीक ठाक माल उठाना पड़ता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है और सब कुछ करना पड़ता है। 6-8-9 महीने में जाके वो ऑर्डर कंप्लीट होता है, फिर शिपमेंट होती है, पैसा तो साल 1.5 साल बाद आता है। तो ये सारा काम मैं कैसे करूँ? तो चूंकि मेरे पास पैसा जो है वो बाहर से आना है, फॉरेन करेंसी रेमिटेंस होगी मेरे पास, तो क्या मैं इसके मद में आज फॉरेन करेंसी में बोरिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। पैसा ऑथराइज डीलर बैंक के पास आएगा, बैंक पीकेआर में कन्वर्ट करेगा, आपको वो पीकेआर प्रोवाइड कर देगा। जब रीपेमेंट करनी होगी तो जो आपकी एक्सपोर्ट होगी और एक्सपोर्ट होकर जो फॉरेन करेंसी रेमिटेंस आप लेकर आ रहे होगे उसके मद में आपके पास रीपेमेंट हो जाएगी। तो बच्चों सिंपल सा ये याद रखेगा, मैंने अभी पार्ट ए पढ़ा, पार्ट बी पढ़ा, पार्ट सी पढ़ा। पार्ट ए जो है वो सिर्फ लोकल बोरिंग से डील करता है आउटसाइडर्स के लिए। पार्ट बी और पार्ट सी जो डील करता है वो यहाँ की कंपनीज जो है, यहाँ पे जो पाकिस्तान में कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं उनसे डील करता है कि क्या वो बाहर वालों से, बाहर के बैंक से फॉरेन करेंसी में लोन ऑपरेट कर सकते हैं। पार्ट जो है वो लोकल करेंसी है, पार्ट बी जो है वो फॉरेन करेंसी है, सही है। पार्ट ए जो है वो अप्लाई होता है आउटसाइडर्स के लिए लोकल बैंक से बोरिंग की, और पार्ट बी और पार्ट सी उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। दैट इज कि जी यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है और वो बाहर वाले से लोन लेने जा रही है, पैसा लेके आ रही है, और क्या कहते हैं फॉरेन करेंसी में लोन लेके आ रही है। ये अगर आपको सिनेरियो क्लियर है ना, और अगर आपको इस तरीके से चीज़ें होंगी, आप यकीन करें सिनेरियो आप बिल्कुल पिक कर लेंगे।